वेलकम टू द एडुजेन। हम अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए जो टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर के आए थे उसमें आज फिर एक नई कड़ी, एक कंप्लीट सेट आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें आशा है कि ये आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। सो आप बहुत केयरफुली इनका अध्ययन करें और इससे संबंधित आपको किसी भी तरह का कोई सुझाव, कोई प्रश्न, कोई सजेशन ऐसा होता है तो प्लीज़ आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसमें आपको कंप्लीट जीके जीएस का कंप्लीट सेट जो है 75 क्वेश्चंस का रिप्रेजेंट किया जा रहा है। थैंक यू। माइग्रेटरी बर्ड्स यानी प्रवासी पक्षी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राम भद्राचार्य, आप लोग जानते ही होंगे, इनका नाम सुने होंगे। एनर्जी जो होगा, हेलो भाई छोड़िए और बिना देरी के अपने इस नए सेशन के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। तो पहला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के संबंध में सर्वप्रथम किसने व्याख्या की थी? अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? रॉबर्ट ए स्मिथ। और कब बताया था? तो 1852 में। और घटना क्या हुई थी कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के पास जो इंडस्ट्रियल सिटी है वहाँ पे उन्होंने वर्षा के जल का रासायनिक विज्ञान का अध्ययन किया और रेन वाटर में एसिड होता है इसके बारे में उन्होंने बताया कि हाँ, इस रेन वाटर में एसिड की मात्रा अधिक होती है। और इनकी एक पुस्तक है, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक, वो इंपॉर्टेंट होगा, वो पूछ सकता है। वो पुस्तक है एयर एंड रेन, द बिगिनिंग ऑफ अ केमिकल क्लाइमेटोलॉजी। तो एसिड रेन के संबंध में किसने व्याख्या की? रॉबर्ट ए स्मिथ। कब की? 1852 में। और इंग्लैंड स्कॉटलैंड के जो इंडस्ट्रियल सिटी हैं उनके पास उन्होंने रसायन विज्ञान का अध्ययन किया और पाया कि रेन वाटर में एसिड की मात्रा अधिक होती है। और इनके द्वारा लिखे गए पुस्तक एयर एंड रेन, द बिगिनिंग ऑफ अ केमिकल क्लाइमेटोलॉजी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। और एक और बात, बायो बैंक को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसका नाम है फ्रोजेन जू के नाम से भी बायो बैंक को जाना जाता है। और ये इसमें होता क्या है बायो बैंक में बेसिकली वन्य जीव के जेनेटिक्स और मोलिकुलर डेटा को हम लोग एकत्रित करते हैं और उन्हें संरक्षित करते हैं। और उसके लिए बनाया जाता है कि वन्य जीवों के जेनेटिक और मोलिकुलर डाटा को एक साथ रखा जाए और उनको संरक्षित करके रखा जाए, इसलिए यह है। और यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर आता है। और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीसीएमबी के साथ साझेदारी में इसको स्थापित किया है। किसके साथ साझेदारी है? तो सीसीएमबी का फुल फॉर्म क्या होगा? सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत किस वर्ष रामसर संधि में सम्मिलित हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1982 फरवरी 1982। रामसर कन्वेंशन 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था। रामसर कन्वेंशन कब स्थापित किया गया था? 1971 में। किसके द्वारा किया गया था? तो यूनेस्को के द्वारा किया गया था। और जो कैसा भूमि का होता है? वेटलैंड का होता है, यानी आर्द्र भूमि। वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि। ओके, इसके संरक्षण के उपयोग के लिए एक ढांचा का प्रदान किया गया था। और रामसर साइट का नाम कहाँ से लिया गया? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ईरान में एक सिटी है जिसका नाम है रामसर, उसके नाम पे रखा गया। और 1971 में, याद रखेंगे, 1971 में इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया गया। और इंडिया कब इसका मेंबर बना था? वही क्वेश्चन पूछा था। तो 1 फरवरी 1982 को इंडिया इसका मेंबर बन गया। और अगस्त 2025 तक इंडिया का कुल कितना साइट है रामसर कन्वेंशन के अंदर, रामसर संधि के अंदर? इंडिया का कुल 91 रामसर स्थल है। और भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ है? तो तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। तो बेसिकली इसमें याद रखने वाला पॉइंट क्या है कि इंडिया कब शामिल हुआ रामसर कन्वेंशन में? तो फरवरी 1982 में, 1 फरवरी 1982 को। रामसर देश शुरू कब हुआ यूनेस्को द्वारा? तो 1971 में। और ये ईरान में एक शहर है रामसर, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और अगस्त 2025 तक इंडिया के अंदर टोटल वेटलैंड की स्थिति जो 91 है। और सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ है? तमिलनाडु में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु इसका आंसर होगा। कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य
तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह एक रामसर स्थल भी है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह एक रामसर स्थल भी है। अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया, यह एक रामसर स्थल भी है, जो कि कितने एरिया में फैला हुआ है, तो 4.53 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और ये क्या है, ये एक मीठे पानी का, ये एक मीठे पानी का झील है, मीठे पानी का झील है, ठीक है, मीठे पानी का झील है। इस झील को 1999 में तमिलनाडु सरकार द्वारा अभयारण्य घोषित किया गया था। इस झील को कब, 1999 में तमिलनाडु सरकार के द्वारा इसको अभयारण्य घोषित किया गया था और 2024 में इसे रामसर स्थल में शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है रामसर स्थल में, 2024 में से शामिल किया गया है। इस अभयारण्य में 200 से अधिक माइग्रेटरी बर्ड्स के प्रजातियों का निवास स्थल है। कितने, तकरीबन 200 से अधिक माइग्रेटरी बर्ड्स यानी प्रवासी पक्षी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है, डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है, तो इसका आंसर होगा, पहले ऑप्शन देख लो, चालक रहित विमान, गाइडेड मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल, टैंक रोधी मिसाइल। नहीं, इसका आंसर होगा चालक रहित विमान। डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य चालक रहित विमान है और डीआरडीओ के एक एडीई है, डीआरडीओ के एडी क्या है, वैमानिक विकास प्रतिष्ठान, एडीई, इसका क्या है, वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान। और इसी को एडीई बोलते हैं। इसके द्वारा विकसित किया गया है और इस बनाया कौन है, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, HAL के द्वारा इसको बनाया गया है और इसे भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना तथा भारतीय थल सेना यानी तीनों सेना में, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स में, कब कब, इंडियन आर्मी की अगर बात करेंगे, आर्मी की अगर बात करेंगे तो वर्ष 2000 याद रखेंगे, और अगर नेवी की बात करेंगे तो 2001, और एयरफोर्स की बात करेंगे तो 2003 में इनको शामिल किया गया था। डीआरडीओ का गठन कब हुआ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। 1958 में हुआ था, 1958 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो समीर वी कामत इसके वर्तमान अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अटला टेड्डी किस भारतीय राज्य का व्यापक रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है, तो अटला टेड्डी जो है वो आंध्र प्रदेश का, कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। और बेसिकली सिर्फ आंध्र प्रदेश मनाया जाता है, नहीं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, अटला टेड्डी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। और ये कब मनाया जाता है, ये कार्तिक मास में, ये कार्तिक मास में मनाया जाता है। अगर इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से चले तो अक्टूबर नवंबर में इसको मनाया जाता है। और अक्टूबर में किस पक्ष में, कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष में, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में इसको मनाया जाता है। और कृष्ण पक्ष की किस तिथि को, तृतीय तिथि, याद रखेंगे, तृतीय तिथि को। अटला टेड्डी एक व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार है, कहाँ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। और ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के तृतीय तिथि को मनाया जाता है, जो कि अक्टूबर नवंबर महीना में आता है। और इसमें विशेषकर अविवाहित लड़कियों द्वारा मनाया जाता है। वैसी महिला जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके द्वारा ये व्रत रखा जाता है। वो दिन भर उपवास रखती हैं और रात को अटलू यानी डोसा, पैनकेक जैसे डिश खाकर व्रत को तोड़ती हैं, इसलिए इसे अटला टेड्डी कहा जाता है। इसमें पूजा के दौरान किसकी पूजा करते हैं, गौरा देवी यानी पार्वती माता की आराधना की जाती है। और व्रत तोड़ते कैसे हैं, तो अटलू यानी डोसा, पैनकेक जैसे डिश को खाकर तोड़ते हैं, इसलिए इसका नाम अटला टेड्डी रखा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत सरकार ने देश के युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति कब शुरू की थी, 2014 इसका आंसर होगा। 2014 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा नीति की शुरुआत की थी। और कब, तो डेट याद रखेंगे, 21 फरवरी 2014 को भारत सरकार ने देश के युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, स्वास्थ्य और खेलकूद के माध्यम से सशक्त बनाना है। इसमें विशेषकर यूथ को टारगेट किया गया। और कितने वर्ष के, तो 15 से 29 साल, 15 से 29 साल के यूथ को इसमें शामिल किया गया है, ठीक बात। और राष्ट्रीय युवा नीति पहली बार कब आई थी, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय युवा नीति पहली बार कब आई थी, पहली बार
पहली बार ये 1988 याद रखेंगे, 1988 में आई थी। और इसके बाद फिर से कब आई, इसके बाद फिर 2003 में आई, और फिर उसके बाद कब, तो 2014 में इसे इसको संशोधित किया गया। 2014 में नीति में युवा सशक्तिकरण और कौशल विकास पर अधिक ध्यान दिया गया है। किस पे ध्यान दिया गया 2014 में? युवा सशक्तिकरण और कौशल विकास पर। इसमें कहाँ से कहाँ तक के बच्चे हैं? 15 से 29 साल तक के। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 27.5 है। कितना है? 27.5 है। किसकी? 15 से 29 साल के युवा की 27.5%। लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क FIT भारत में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में हुए संशोधन के बाद लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 2016 में लागू किया गया था। 2016 में इसको लागू किया गया था, और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन के बाद लागू किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन करके, अमेंडमेंट करके इसको लागू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य इन्फ्लेशन को नियंत्रण करना, यानी मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना और मौद्रिक नीति को पारदर्शी बनाना। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में कौन दूर संचार क्षेत्र के लिए माइग्रेटरी बर्ड्स यानी प्रवासी पक्षी? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राम भद्राचार्य, आप लोग जानते ही होंगे, इनका नाम सुने ही होंगे। एनर्जी जो होगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारत में निम्नलिखित में से कौन दूर संचार क्षेत्र के लिए नियामक निकाय है? तो इसका आंसर होगा TRAI। इसका आंसर क्या हो जाएगा? TRAI। TRAI जो है वो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 20 फरवरी 1997 को इसको एक संसद में एक अधिनियम द्वारा लाया गया था, जिसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करना है, जिसमें दूरसंचार सेवाओं के लिए शुल्क का निर्धारण एवं संशोधन भी शामिल है, जो पहले भारत के दूरसंचार विभाग के पास था। और आपसे क्वेश्चन इसमें यही पूछ सकता है कि TRAI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अनिल कुमार लोहाटी इसके वर्तमान अध्यक्ष। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अब जान लेते हैं कि ठीक है, और किनको इसमें तो ऑप्शन में कृष्णा सोबती है कि अच्छा इन निम्नलिखित में से, मतलब ये चारों में से कौन है? तो कृष्णा सोबती। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि नहीं और कौन कौन, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। यहाँ रघुवीर चौधरी को गुजराती भाषा में कब मिला है? 2015 में मिला है। कृष्णा सोबती जो कि क्वेश्चन में है, आप लोग जान ही रहे हैं, कृष्णा सोबती को कब मिला है? हिंदी के लिए मिला है, हिंदी भाषा के लिए, और ईयर कौन सा? 2017। ठीक है। अमिताभ घोष को कब मिला है? किस भाषा में मिला है? पहले इंग्लिश के लिए मिला है, अंग्रेजी के लिए मिला है, और 2018 में मिला है। प्रतिभा रॉय को किस भाषा के लिए मिला है? उड़ीसी भाषा के लिए मिला है, यानी, और कब मिला है? 2011 में मिला है। स्वामी राम भद्राचार्य, आप लोग जानते ही होंगे, इनका नाम सुने ही होंगे। स्वामी राम भद्राचार्य और गुलजार दोनों को 2023 में मिला है। और किस भाषा के लिए मिला है? तो संस्कृत के लिए मिला है स्वामी राम भद्राचार्य को, और गुलजार साहब को उर्दू के लिए मिला है। अब विनोद कुमार शुक्ला को हिंदी भाषा के लिए मिला है, और 2024 में मिला है। तो जैसे निम्नलिखित में से अगर पूछ दिया गया कौन, तो कृष्णा सोबती थी, लेकिन अगर अभी ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है विनोद कुमार शुक्ला को हिंदी के लिए 2024 में रिसेंट में मिला है, और स्वामी राम भद्राचार्य को संस्कृत के लिए मिला है, और गुलजार साहब को उर्दू के लिए मिला है। कब मिला? 2023 में मिला है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है, बट ये दो को ज़्यादा मेजरली आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सरोदवादक नहीं है? तो कौन सरोदवादक नहीं है? अल्लाह रखा खान एक सरोदवादक नहीं है। अल्लाह रखा खान सरोदवादक नहीं है, तो क्या है ये तबला वादक हैं। अल्लाह रखा खान क्या है? तबला वादक हैं, भारत के प्रसिद्ध। और अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान और अमजद अली खान, ये तीनों जो हैं
ये तीनों क्या हैं? ये तीनों हैं सरोद वादक। ये तीनों क्या हैं? सरोद वादक है। ओके, नेक्स्ट, भारत में प्रमुख तबला वादक कौन है? अगर आपसे ये पूछ दिया तो जाकिर हुसैन, सब लोग जानते हैं, जाकिर हुसैन, लतीफ़ा खान और किशन महाराज। चलिए नेक्स्ट, सेंटियागो राजधानी है कहाँ की? सेंटियागो कहाँ की राजधानी है? तो चिली की राजधानी है, याद रखेंगे। सेंटियागो कहाँ की राजधानी है? तो चिली की राजधानी है। ठीक है। इथोपिया की राजधानी कौन है? अदिस अबाबा, अदिस अबाबा है। ठीक है। अर्मेनिया की राजधानी कौन है? द्राम है। अर्मेनिया की राजधानी द्राम है। फिजी की राजधानी, फिजी की राजधानी क्या है? सुवा। ठीक है। इथोपिया की राजधानी क्या है? आदिस अबाबा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। मैच द फॉलोइंग है, बताना है किस राजवंश की राजधानी का है। तो सुंग की राजधानी पाटलिपुत्र, सातवाहन की राजधानी पैठन प्रतिष्ठान, कदम की राजधानी बनवासी, चंडेल, महोबा। यानी ऑप्शन 4, 3, 2, 1 इज द राइट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक का रुमनदेही स्तंभ संबंधित है किस चीज से? तो बुद्ध के जन्म से संबंधित है अशोक का रुमनदेही स्तंभ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि क्लास के दरमियान ही अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आएंगे किसी एक क्वेश्चन तो मैं बताते चलूँगा और आप उसको रनिंग नोट्स बनाते चलेंगे। तो रुमनदेही बुद्ध के जन्म से, ये तो क्वेश्चन हो गया। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सब लोग जानते हैं कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था बुद्ध का जन्म। क्लियर है? ठीक है। और अशोक जब राजा बनने के बाद, यानी उसके राज्याभिषेक होने के 20 साल बाद वो लुम्बिनी यात्रा करने गया था और यात्रा के दरमियान ही उसने रुमनदेही लघु स्तंभ को स्थापित किया था। तो बुद्ध की जन्मभूमि कहाँ हो गई? लुम्बिनी हो गई। लुम्बिनी बुद्ध की जन्मभूमि होने के वजह से लुम्बिनी ग्राम को कुछ प्रिविलेज तो मिलेगा ही। तो क्या प्रिविलेज मिला? तो बलि कर लुम्बिनी का बलि कर माफ कर दिया गया, बलि कर को माफ कर दिया गया। और फिर भू राजस्व, भू राजस्व में क्या हुआ? भू राजस्व जो कि पहले 1/6 लगता था उसको घटा करके अब जो है 1/8 ही लगता था। क्यों? क्योंकि वो महात्मा बुद्ध का जन्मस्थल था लुम्बिनी, इसलिए उसको प्रिविलेज मिला कि बलि कर को माफ किया गया, भू राजस्व को 1/6 से 1/8 कर दिया गया। क्लियर है? ठीक है। अब भाब्रू अभिलेख, एक और अभिलेख है उसके बारे में जान लेंगे। भाब्रू अभिलेख, भाब्रू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का राजा बताया है। भाब्रू अभिलेख में अशोक, क्वेश्चन पूछ सकता है मगध का राजा अशोक ने खुद को किस अभिलेख में बताया? तो भाब्रू अभिलेख में बताया। और भाब्रू अभिलेख है कहाँ? तो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ? जयपुर में। राजस्थान के जयपुर जिले में है। और जयपुर जिले के कहाँ पे? विराटनगर में, विराट नगर में। और पुराणों में अशोकों को अशोक वर्धन भी कहा जाता है। और अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अशोक बौद्ध धर्म अपनाया था लेकिन उसको दीक्षा किसने दी थी? तो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त ने दी थी। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। और उपगुप्त कौन थे? एक बौद्ध भिक्षु है, एक बौद्ध भिक्षु है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इतना काफी है कि अशोक जो हमारा ये क्वेश्चन था, जो हमारा ये क्वेश्चन ये है कि अशोक का रुमनदेही स्तंभ संबंधित है कहाँ से? तो बुद्ध के जन्म से। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी में होने की वजह से लुम्बिनी के लोगों को प्रिविलेज मिला कि बलिकर को माफ कर दिया गया। और बलिकर ही माफ नहीं हुआ, भू राजस्व को भी 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया। और भाब्रू अभिलेख के बारे में बताया कि अशोक ने उस अभिलेख में खुद को मगध का राजा बताया है और वो राजस्थान के जयपुर के विराटनगर में है। क्लियर है? और अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी। चलिए इतना काफी है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो पहले कथन पढ़ना पड़ेगा। श्रवण बेल गोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। यही सही नहीं है, ये पहला ही मिल गया, यही सही नहीं है तो आंसर तो ये हो जाएगा। लेकिन ये सही नहीं पूछा था इसलिए। तो श्रवण बेल गोला पहले है कहाँ? पहले ये जान लीजिए। तो ये श्रवण बेल गोला जो है ये कर्नाटका में है। ये कहाँ है? कर्नाटका में। और यह गंग शासक के शासन काल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में गोमतेश्वर की विशालकाय लगभग 18 मीटर की ऊंची जैन मूर्ति का निर्माण किया था। जैन मूर्ति का निर्माण किया था। और बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ के पुत्र माना जाते हैं।
बाहुबली जो हैं वो प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ के पुत्र माने जाते हैं। और अन्य 3 कथन देख लिया जाए। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही बात है, ये है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजा द्वारा बनाए गए, बिल्कुल सही बात। होसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, बिल्कुल एकदम महादेव को समर्पित है, बिल्कुल सही है। तो पहला कथन हमारा गलत है। श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, नहीं। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। और यह गंग शासक, याद रखेंगे, गंग शासक के शासन काल में चामुंडराय नामक मंत्री, कौन मंत्री है? चामुंड राय जो मंत्री है, उन्होंने लगभग 981 ईस्वी में 981 ईस्वी में बाहुबली यानी गोमतेश्वर की विशालकाय 18 मीटर की मूर्ति को निर्माण करवाया था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में उन्होंने किसे चुना था? तो सब जानते हैं, ये देखने की जरूरत ही नहीं है। विनोबा भावे इज द राइट आंसर। विनोबा भावे को उन्होंने चुना था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी। तो 17 अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। और विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। और प्रथम जब विनोबा भावे थे तो पूछ सकता है कि द्वितीय कौन थे? तो द्वितीय यही है, जवाहरलाल नेहरू द्वितीय सत्याग्रही थे। ठीक है, तृतीय भी पूछ दे सपोज कि चलिए तीसरा नंबर पे कौन था? पहला तो चलिए विनोबा भावे हो गया, दूसरा जवाहरलाल नेहरू हो गए। तो तीसरे नंबर पे कौन थे? तो तीसरे नंबर पे जो थे वो ब्रह्मदत्त थे, याद रखेंगे। थर्ड पे ब्रह्मदत्त, ये नाम याद रखेंगे, ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। पहले विनोबा भावे फर्स्ट, सेकंड जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ब्रह्मदत्त। क्लियर है? और ये व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था, गांधी जी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह इसलिए शुरू किया ताकि वो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था उसमें भारतीयों को एक तरफा शामिल करने के फैसलों का विरोध कर सके। क्या हुआ था कि 1940 में ब्रिटिशर्स का ये डिमांड था कि आप लोग हमारा सपोर्ट करो, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, आप लोग हमारा सपोर्ट करो। यानी इंडियन जितने भी सैनिक हैं उनको कहिए कि हमारे ओर से युद्ध लड़ें, और जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो फिर हम आपको आज़ाद कर देंगे। लेकिन आज़ाद कैसे करेंगे? अंडर द क्राउन ऑफ एलिजाबेथ। तो गांधी जी की बात पसंद नहीं है। और ऑब्वियस बात है, आज ना आप जान रहे हो कि वर्ल्ड वार 2 42 में खत्म हो गया, लेकिन 40 में जब आप थे तो आपको पता था कि ये वर्ल्ड वार कब खत्म होने वाली है, कितनी लंबी चलेगी। तो इसलिए गांधी जी ने कहा कि ये नहीं। और दूसरी बात ये नहीं कि पूर्ण स्वराज नहीं दे रहे थे, अंडर द क्राउन ऑफ एलिजाबेथ। तो फिर क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए इसका पुरजोर विरोध किया गया था। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली, द्वैत शासन कहने का मतलब होता है डायरची, किस अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया था? तो ये सिंपल सा है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। और ये कब हुआ था? 1919 में हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 1919 हुआ था। ठीक है, इसमें भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है, इसलिए इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं किसको, और इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। क्लियर रहेगा? ठीक है। इस अधिनियम में क्या हुआ था? इस अधिनियम के तहत प्रांतों के विषय को एक आरक्षित और हस्तांतरित 2 भागों में बांटा गया था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों के विषय को आरक्षित और हस्तांतरित 2 भागों में बांटा गया था। इसमें आरक्षित विषय का प्रसारण कौन करता था? गवर्नर करता था। सिंपल बात है। आरक्षित विषय को कौन देखेगा? आरक्षित विषय को गवर्नर देखेंगे। ठीक है। और हस्तांतरित विषय को कौन देखेगा? यह क्वेश्चन पूछ सकता है। हस्तांतरित विषय को कौन देखेगा? तो हस्तांतरित विषय जो था उसको प्रशासन विधायिका देखेगी। उसमें जो चयनित सदस्य होंगे उनको सौंपा गया कि हस्तांतरित विषय आप देखिए और आरक्षित विषय को गवर्नर देखेंगे। आरक्षित विषय में क्या था? भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, क्रिमिनल, आपराधिक मामले, जनजातीय, छापा खाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हस्तांतरित में क्या था? यानी शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वागत, शासन, प्रसाद, ये सब। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है? किस सूफी संत का था? तो सिंपल इसको याद रखें, मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो, उनका मानना था कि भक्ति जो है
वो संगीत के माध्यम से ईश्वर के निकट पहुंचा जा सकता है, यानी संगीत भी एक भक्ति का माध्यम हो सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? बिहार में अगर किसान की बात है तो आप देखना स्वामी लोग बड़ा ये है, जैसे स्वामी सहजानंद, अखिल भारतीय किसान सभा, और ये स्वामी विद्यानंद अगेन फिर आ गए। यानी असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई स्वामी विद्यानंद ने की थी। बिहार का बात है तो स्वामी सहजानंद और फिर ये विद्यानंद आज आप देख रहे हैं, पिछले वीडियो में मैंने वो बताया था। तो ये क्वेश्चन पूछा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है उसका शुरुआत कब हुआ था? याद रखेंगे 1 अगस्त और 1920 में इसका शुरुआत हुआ था, जिसमें बिहार के ब्रजकिशोर प्रसाद, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, बिहार के कौन? ब्रजकिशोर प्रसाद, बिहार के ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक इन्होंने नेतृत्व किया था। और बिहार के दरभंगा में हो रहे किसान आंदोलनों का नेतृत्व कौन किया था? तो स्वामी विद्यानंद। ये कहां कर रहे थे? तो बिहार के दरभंगा में, बिहार के दरभंगा में ये नेतृत्व कर रहे थे। तो चलिए और कौन कौन कर रहे थे? ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक और स्वामी विद्यानंद कहां से कर रहे थे? वो भी बिहार से कर रहे थे, लेकिन दरभंगा में कर रहे थे। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 को हुई थी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार समरेनी सेंसेस के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा, आप लोग सोचो, राजेंद्र प्रसाद हैं, जेपी नारायण है, कर्पूरी ठाकुर हैं, श्री कृष्ण सिंह है। कौन है श्री कृष्ण सिंह? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे हैं, बिहार के सीएम भी रहे हैं, ये बात पता है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने इस पुस्तक का लेखन किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब लिखा था ये भी इंपॉर्टेंट है, 1949 में लिखा था। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को हम लोग देख लेते हैं कि हाँ, और ये तो चलिए क्वेश्चन आया, इसके अलावा भी आपसे जो पूछ सकता है, जो चांसेस है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि हाँ क्या पूछ सकता है। चलिए, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लेक्चर के दरमियान जो जो इम्पोर्टेंट बातें निकल के आ रही हैं उसको आप लोग वीडियो पॉज करके या किसी भी माध्यम से या प्ले करके रनिंग नोट्स बना के कैसे भी कर लो, बट उसको लिख लो, ताकि वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो राजेंद्र प्रसाद तो महात्मा गांधी के लिए बिहार सम रेमी सेंसस की रचना उन्होंने की थी। और एक और बुक है, आप लोग ध्यान देंगे, उस किताब का नाम पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इस किताब की रचना किसने की थी? भीमराव अंबेडकर। याद रखेंगे, भीमराव अंबेडकर। पूछ सकता है ये क्वेश्चन। एक और बुक है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड, केवल क्वेश्चन सेट मत लगाओ, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन निकल गया था वो लोगों को एग्जाम में असल वही काम आने वाला है। इंडिया डिवाइडेड, अगेन लेजेंडरी राजेंद्र प्रसाद, वन एंड वन। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहते थे? बिहार के छपरा के रहने वाले थे। और जीरादेई, याद रखेंगे, जीरादेई के रहने वाले थे, ठीक है। एक और, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम के मौलाना अबुल कलाम आजाद, याद रखेंगे, अबुल कलाम आजाद इसके राइटर हैं। और फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर, फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर, ये श्री अरबिंदो, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। वही महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखा ही था। और उसके अलावा राजेंद्र प्रसाद ने एक और बुक लिखी, इंडिया डिवाइडेड। और पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया। और इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया। और फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर ये श्री अरबिंदो के द्वारा लिखा गया। सब इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हो गया। चलिए, निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? तो अब हम देखेंगे। सबसे बड़ी संसदीय समिति को बोलेंगे प्राक्कलन समिति। क्यों बोल रहे हैं बड़ी? ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों बड़ी बोल रहे हैं। तो क्योंकि प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है?
सबसे ज़्यादा होती है सदस्यों की संख्या। कितनी होती है? तकरीबन 30 होती है, तकरीबन 30 होती है प्राक्कलन समिति में। ठीक है, लोक लेखा समिति में 22 होती है और सरकारी उपक्रम समिति में भी 22 होती है। इसमें भी 22 है, लोक लेखा समिति में भी 22 है, प्राक्कलन समिति में 30 मेंबर्स होते हैं। क्लियर है? और याचिका समिति में 25 मेंबर होते हैं, याद रखेंगे 25 मेंबर होते हैं। ठीक है, प्राक्कलन समिति एक संसदीय समिति है, जो कि इसका आंसर है। उसका उद्देश्य क्या है? कि सरकारी खर्चों की जांच करना। यह समिति सरकार को खर्च में कटौती करने और बचत करने के तरीकों से भी अवगत कराती है, उसके सुझाव देती है। और इसमें जो 30 मेंबर देख रहे हो प्राक्कलन समिति में, ये सारे लोकसभा के मेंबर होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, वही प्राक्कलन समिति के सदस्य बन सकते हैं। ये सबसे बड़ी संसदीय समिति क्योंकि इसके मेंबर 30 होते हैं, लोक लेखा समिति के 22 होते हैं, सरकारी उपक्रम समिति के 22 होते हैं, याचिका समिति के 25 होते हैं। और प्राक्कलन समिति का काम क्या है? प्राक्कलन समिति का काम है कि सरकारी खर्चों की जांच करना और सरकार को खर्च में कटौती करने के लिए और बचत करने के तरीकों के लिए भी सुझाव देना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विधानसभा में सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? गुड पॉइंट, कितनी हो सकती है? तो अधिकतम याद रखेंगे 500, अधिकतम 500 और न्यूनतम 60, यानी ऑप्शन बी हमारा जो होगा वो सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो होगा हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है? ओके, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है बहुमत दल का शासन, ये तो है। शक्तियों का प्रतिकरण, यही नहीं है। दोहरी कार्यपालिका, ये भी है। सामूहिक उत्तरदायित्व, ये भी है। तो सरकार की संसदीय प्रणाली नहीं है, बहुमत दल का शासन है, दोहरी कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व, शक्तियों का प्रतिकरण नहीं है। और इसमें एक और जोड़ लिए, शक्तियों का संतुलन है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि शक्तियों का संतुलन है कि नहीं संसदीय प्रणाली, तो बोलेंगे है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता है? 1 महीने। कितने माह के बाद? 1 महीने। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? महान्यायवादी की जाती है, प्रधानमंत्री की भी की जाती है, संघ वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी की जाती है, संघ वाले यानी यूनियन टेरिटरी। तो कैबिनेट सचिव है, इनकी नहीं की जाती है। तो कैबिनेट सचिव की नियुक्ति कौन करता है? एसीसी। अब एसीसी क्या है भैया? एसीसी जो है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति है, यानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, याद रखेंगे, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो मंत्रिमंडल हैं उनकी नियुक्ति समिति है, उनकी नियुक्ति समिति है, याद रखेंगे। उसी को एसीसी बोलते हैं और इसी के द्वारा कैबिनेट सचिव को नियुक्त किया जाता है वो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संबंधों का संचालन में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संचालित होता है? तो वो 44वां संशोधन है, सब जानते हैं। कब आया था? 1978 में, 1978 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का जब निर्वाचन होता है, जब इलेक्शन होता है, तो उसमें कौन शामिल होते हैं? राज्य के सांसद, उद्योगपति, माध्यमिक शिक्षक या रिटायर्ड आईएएस? नहीं, इसका आंसर होगा माध्यमिक शिक्षक। माध्यमिक शिक्षक जो है इसमें शामिल होते हैं। और यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि विधान परिषद के गठन का रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल याद रखेंगे 169 जो है विधान परिषद के गठन का, उसमें प्रावधान दिया गया है। ठीक है, और इसमें सदस्यों का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें विधानसभा के सदस्य होते हैं, स्थानीय निकाय होते हैं, ग्रेजुएट्स होते हैं और माध्यमिक शिक्षक होते हैं। याद रखेंगे, ये राज्य के सांसद, उद्योगपति और रिटायर्ड आईएएस नहीं होते हैं। इसमें होते कौन कौन है? विधानसभा के सदस्य होंगे, यानी एमएलए होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, स्थानीय निकाय होंगे, स्थानीय निकाय होंगे, और फिर ग्रेजुएट होंगे, स्नातक और माध्यमिक शिक्षक होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित किसी विवाद को किसके समक्ष पेश किया जाता है? अगर सपोज क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, अगर उसमें कुछ विवाद हो गया तो उसको कौन सॉल्व करेगा? क्या इलेक्शन कमीशन करेगा? नहीं, इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ठीक है, कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा।
और ये किस आर्टिकल के तहत इसका प्रावधान है? आर्टिकल 71(1). आर्टिकल 71(1) के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव सीधे लोगों द्वारा नहीं होकर बल्कि निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम एज आप जानते ही हैं 35 ईयर्स है। और वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू है, ये तो सब जानते होंगे, लेकिन ये इनका पोजीशन का 15th प्रेसिडेंट है ये इंडिया के। ठीक है, 15th प्रेसिडेंट है। और देश के पहले राष्ट्रपति जान ही रहे हो, लेजेंडरी राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति हैं। और देश की पहली महिला राष्ट्रपति अगर बोले तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। द्रौपदी मुर्मू पहली महिला नहीं है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये देश की पहली महिला राष्ट्रपति है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अरल सागर निम्न में से किन दो देश के बीच स्थित है? अरल सागर तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसका सही आंसर होगा। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में अरल सागर स्थित है और ये एक झील है। क्या है? अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित एक झील है। आमू दरिया एवं सीर दरिया नदी इसी झील में गिरती है, याद रखेंगे। आमू दरिया एवं सीर दरिया जो नदी है वो इसी झील में गिरती है। और वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के कारण अरल सागर जो है वो तेजी से सूखता जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है कि अरल सागर तेजी से सूखता जा रहा है। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग के वजह से। आने वाले जनरेशन के लिए हम लोग क्या करें, सोचने की जरूरत है। आने वाले जनरेशन गाली देंगे आपको कि हमारे लिए रिसोर्सेज को आप ऐसे बर्बाद कर रहे हो कि हमारे टाइम पे रिसोर्सेज ही नहीं रह जाएंगे। खैर चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सही मिलान नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो बेसिकली ये जो कैंटरबेरी है फिनलैंड का, यही सही मिलान नहीं है, ये गलत है। तो ये कहाँ है भैया, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये कैंटरबेरी फिनलैंड में नहीं बल्कि न्यूजीलैंड में, ये न्यूजीलैंड में। क्लियर है? ये कहाँ है? न्यूजीलैंड में। ये सही मिलान नहीं है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज जाने। सवाना ग्रासलैंड आप लोग सुने होंगे। सवाना कहाँ है? अफ्रीका में। सवाना कहाँ है? अफ्रीका में। पंपास कहाँ है? ब्राजील में और अर्जेंटीना में। पंपास कहाँ है? ब्राजील और अर्जेंटीना में। स्टेपीज ये कहाँ है? सेंट्रल एशिया। स्टेपीज कहाँ है? सेंट्रल एशिया में। लानोज ये कहाँ है? वेनेजुएला में। चलिए, और पटाना श्रीलंका। इसका नाम श्रीलंका क्यों पड़ा? पहले तो लंका था। श्रीलंका क्यों बोलते हैं? क्योंकि श्री जी यहां गई थी। श्री जी समझ रहे हो ना? सीता माँ को जब, यानी सीता माँ की छाया को जब रावण हर के ले गया था और अशोक वाटिका में रखा था, तो सीता माँ की छाया जब लंका में प्रवेश की तो इसीलिए उसका नाम श्रीलंका हो गया। श्रीलंका। हर हर महादेव। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर। निम्न में कौन सी जनजाति ध्रुवीय क्षेत्र में निवास करती है? कहाँ निवास करती है? ध्रुवीय क्षेत्र में। तो एस्किमो, याद रखेंगे। एस्किमो जनजाति जो है वो ठंडे प्रदेश की जनजाति है। और यह जनजाति कहाँ कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है। अलास्का में है, कनाडा में है और ग्रीनलैंड में। और ये सब ठंडे जगह है। चलिए, और एक जनजाति के बारे में और देख लो कि उत्तर अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में एक बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति रहती है, इसका नाम माया कहाँ रहता है? अगर कोई पूछे तो माया पूरा जीवन ही माया, लेकिन नहीं, माया एक जनजाति भी है जो कि नॉर्थ अमेरिका में रहती है। ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका में कहाँ रहती है ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मैक्सिको में माया रहती है। माया मैक्सिको, याद रहेगा। क्लियर। और मसाई जनजाति, एक और जनजाति मसाई, ये केन्या और युगांडा में रहती है। मसाई जो है ये केन्या और युगांडा में रहती है। क्लियर है? विश्व का कहवा पतन कहलाता है। कहवा पतन, सैंटोश याद रखेंगे। कहवा मतलब कॉफी है। ठीक है। और ब्राजील जो है वो कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है, यानी कॉफी का सबसे बड़ा प्रोडक्शन करने वाला जो कोई कंट्री है तो वो ब्राजील है। ठीक है।
ब्राजील में कहवा के बागों को फेजेंडा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा कौन है विश्व? ब्राजील सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है, और ब्राज़ील के अंदर जो कॉफ़ी की बागान होती है उसको क्या बोलते हैं? फेजेंडा कहते हैं। यही फेजेंडा कहते हैं। ब्राज़ील के अंदर कॉफ़ी की बागान को, बाग को फेजेंडा कहते हैं। क्लियर? ओके, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माउंट ब्लैक किस पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा है? तो ये जो होगा आल्प्स, ऑप्शन सी, आल्प्स का सबसे ऊंचा श्रेणी है माउंट ब्लैक, जो कि कहाँ स्थित है? फ्रांस में। जो कि कहाँ स्थित है? फ्रांस में स्थित है। और आल्प्स पर्वत जो है वो एक फोल्डेड माउंटेन कह सकते हो आप इसको, फोल्डेड माउंटेन कह सकते हो। फोल्डेड माउंटेन, अगर जो हिंदी वाले देख रहे हैं वो मुर्दार पर्वत भी कह सकते हैं। फोल्डेड माउंटेन है ये, ठीक है। और एटलस पर्वत जो है, एटलस, ये जो ऑप्शन ए है, ये मोरक्को में है, मोरक्को में है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने हिमाचल प्रदेश में वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो को लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने किया है? इसका आंसर होगा इंडियन आर्मी, भारतीय सेना। कब किया है? अप्रैल 2025 में, अप्रैल 2025 में किया है। और हिमाचल प्रदेश में क्वेश्चन में ही लिखा है किन्नौर जिले में वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन को लॉन्च किया है। इस रेडियो स्टेशन से क्या होगा कि जो भी लोकल्स हैं उनकी संस्कृति, परंपरा और बोली को बढ़ावा मिलेगा। अब सपोज हम लोग यहाँ पे अगर लोकल लैंग्वेज यानी अपनी वज्जिका में, भोजपुरी में, मैथिली में अगर कोई खोलेंगे तो उससे क्या होगा? यहाँ के लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा मिलेगा। उसी तरीके से इंडियन आर्मी ने वहाँ पे इस रेडियो स्टेशन को लॉन्च किया है। इससे क्या होगा कि वहाँ के स्थानीय लोगों की जो संस्कृति, परंपरा और बोली है उसको बढ़ावा मिलेगा। और ये रेडियो स्टेशन जो है वो ऑपरेशन सद्भावना का हिस्सा है। ये ध्यान रखेंगे, किसका हिस्सा है? ऑपरेशन सद्भावना। ये रेडियो स्टेशन, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये रेडियो स्टेशन जो हिमाचल प्रदेश में वॉइस ऑफ किन्नौर नाम से इंडियन आर्मी ने जो खोला है, लॉन्च किया है, ये किस ऑपरेशन का हिस्सा है? तो ऑपरेशन सद्भावना का हिस्सा। याद रखना, ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है। और ये रेडियो ऑपरेशन सद्भावना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य क्या है कि जो भी बॉर्डर एरिया यानी सीमावर्ती क्षेत्र में जो रह रहे नागरिक हैं, जो बॉर्डर एरिया में रह रहे हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, उनका लोकल सैनिक के साथ, मतलब वहाँ जो सैन्य है लोग हैं, जो सैनिक लोग हैं, उनके साथ उनका बॉन्डिंग अच्छा हो, मजबूती से उनका सहयोग भी उनको मिले। और वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख अगर कोई पूछे तो द्विवेदी जी, उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी। क्लियर है? ओके। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? थाईलैंड में किया जाएगा। ये तो सब जान रहे होंगे कि इसका आयोजन कहाँ जाएगा? थाईलैंड में किया जाएगा। और किया जाएगा नहीं, हो चुका है, अप्रैल में ही हुआ था, अप्रैल 2025 में हुआ था, और 4 अप्रैल 2025 में हुआ था। इस सम्मेलन का इस बार का विषय क्या था कि समृद्ध, लचीला एवं खुला, समृद्ध, लचीला एवं खुला इसका विषय था। याद रखेंगे, समृद्ध, लचीला एवं खुला। क्लियर? ओके। 2026 में इसका अध्यक्षता कहाँ किया जाएगा? 25 में तो चलिए थाईलैंड में हो गया, 26 में कहाँ किया जाता है? यही ऑप्शन देख लीजिए, बांग्लादेश में 2026 में इसका आयोजन किया जाएगा। बिम्स्टेक में कितने सदस्य हैं? तो 7 सदस्य हैं। याद रखेंगे, कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य। चलिए आगे आ गया चर्चा से रिलेटेड सवाल। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की मंजूरी दी है। इस आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे? तो 7 होंगे। थाला फॉर ए रीजन, 7। क्लियर है? इस आयोग में 7 होंगे। इसमें एक अध्यक्ष होगा, ये इंपॉर्टेंट है कि एक तो चलिए अध्यक्ष हो गया भैया, एक उपाध्यक्ष, हाँ एक उपाध्यक्ष, और बाकी जो 5 बच गए, बाकी जो 5 बन गए, तो टोटल 7 होना है। एक अध्यक्ष हो गया, एक उपाध्यक्ष हो गया, और बाकी जो 5 हैं वो अन्य मेंबर होंगे। तो टोटल 7 लोगों की कमेटी है। इस आयोग के माध्यम से क्या होगा, क्यों लाया गया? क्योंकि राज्य के सफाई कर्मियों को सामाजिक एवं आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। समाज के आर्थिक एवं सामाजिक मुख्यधारा से इसको जोड़ा जाएगा। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई में भारत का स्थान क्या रहा है? 77वां रहा है। नंबर 1 पे कौन रहा है? नंबर 1 पे सिंगापुर रहा है। भारत का स्थान 77वां रहा है। क्लियर है? पहले क्या था? 85 था भारत का पोजीशन, पहले 85 था, लेकिन अभी करंट में 77 है। ठीक है, पहले स्थान पर सिंगापुर, दूसरा भी जान ही लीजिए जापान। ठीक है, इंडिया का 77, पहले 85 था, इसलिए ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए देता है। हाल ही में किस देश ने यूनेस्को से पुनः बाहर निकलने का फैसला किया है कि नहीं हम यूनेस्को में नहीं रहेंगे? वो अमेरिका है। कौन है? अमेरिका है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए इससे रिलेटेड, अगर क्वेश्चन आ गया तो चलिए थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं कि अमेरिका बोला है कि ना हम यूनेस्को में हटने का फैसला किया है। इसके पहले भी एक बार याद रखिएगा, इसके पहले भी घटनाक्रम देखिएगा 2017 में हटने का निर्णय लिया गया था। अमेरिका 2017 में इसके पहले भी एक बार हटने का निर्णय ले चुका है, लेकिन 2023 में जो बाइडेन जब वहां के प्रेसिडेंट थे, उनके प्रयास से अमेरिका फिर इस संगठन का सदस्य बन गया था। ठीक है, एक बार पहले भी हो चुका 2017 में, लेकिन 2023 में जो बाइडेन जब वहां के प्रेसिडेंट थे तो उनके प्रयास से अमेरिका फिर इस संगठन का सदस्य बन पाया था। और यूनेस्को जब आया है सवाल में, तो चलिए जानते चलते यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। और अमेरिका द्वारा इस संगठन से बार बार बाहर जाने का मुख्य कारण यूनेस्को द्वारा 2011 में फिलिस्तीन को पूर्ण मान्यता देना है। भाई अमेरिका क्यों बार बार कभी बाहर जाता है कभी अंदर आता है, ये सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि 2011 में घटनाक्रम हुआ था फिलिस्तीन। 2011 में क्या हुआ था? फिलिस्तीन जो है उसको जब पूर्ण मान्यता मिल गई थी, तो इससे अमेरिका को प्रॉब्लम हुआ, तो अमेरिका इसीलिए इससे बाहर निकलता रहता है, धमकी देते रहता है। ठीक है, 2011 में फिलिस्तीन को पूर्ण मान्यता दे दी गई थी, इसके वजह से इसका विरोध है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? हाल ही में किस भाषा की लेखिका बानू मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला है? सब लोग जान रहे हैं किस भाषा की, बानू मुश्ताक। और बानू मुश्ताक कौन से बुक लिखी ये भी हम लोग जानेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहली बात, भाषा अगर पूछा है तो भाषा हम लोग लिखते चलेंगे कन्नड़ भाषा में। कौन में? कन्नड़ भाषा में। और इनका एक लघु कथा है, छोटा शॉर्ट स्टोरी लघु कथा, जिसका नाम है, आप लोग सुने होंगे जरूर, पढ़े भी होंगे बहुत जगह, हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। बानू मुश्ताक का संबंध कन्नड़ भाषा से आप देख ही चुके हो। और ये जो लघु कहानियों का जो ये पुस्तक है, इसमें टोटल कितने हैं? 12 लघु कहानी है। 12 छोटे छोटे कहानी का संग्रह है यह पुस्तक। और यह कर्नाटक की मुस्लिम महिलाओं की कठिनाइयों, संघर्ष और साहस पर केंद्रित है। ये जो बुक है, कर्नाटक की मुस्लिम महिला जो हैं, जैसे एक मूवी भी आप लोग देखे होंगे, सेक्रेट सुपरस्टार आया था, उसमें भी यही दिखाया गया था कि जो मुस्लिम महिला है उस कैसे स्ट्रगल करके वो मतलब सिंगर बनने का कोशिश कर रही है। तो इस जो बुक है हार्ट लैम्प, इसमें 12 छोटे छोटे कहानी है, जिसमें सब में यही मुख्य केंद्र यही रहा है कि मुस्लिम महिलाओं की कठिनाइयों को दिखाना, उनके संघर्ष को और उनके साहस पे। ठीक है, बानू मुश्ताक को कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि बानू मुश्ताक को, चलिए ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज तो इन्होंने जीता ही है, लेकिन और क्या जीता है? तो कर्नाटक साहित्य एकेडमी अवार्ड। क्लियर है? ओके। हाल ही के दिनों में डॉक्टर MR श्रीनिवासन का निधन हो गया है। ये क्वेश्चन पूछ देता है, अगर किसी का निधन हुआ, कोई फेमस पर्सनालिटी है, उनका निधन हो रहा है, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि वो किस फील्ड से थे। वो किस फील्ड से थे? तो वो परमाणु वैज्ञानिक थे। वो क्या थे? परमाणु वैज्ञानिक थे। इनका निधन कब हुआ? मई महीना में हुआ, इसी साल 2025 में इनका निधन हो गया, मई 2025 में। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये जो थे, ये डॉक्टर MR श्रीनिवासन, ये AEC के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। AEC के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। AEC क्या है? परमाणु ऊर्जा आयोग बोलते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा आयोग, इसके अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं श्रीनिवासन, याद रखेंगे। और भारत के पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा के निर्माण में इनका योगदान रहा है। भारत का पहला अनुसंधान रिएक्टर, याद रखेंगे, भारत का पहला अनुसंधान रिएक्टर जो है, रिएक्टर है, उसके निर्माण में, इसका नाम क्या था?
अप्सरा, याद रखेंगे उसका नाम क्या था, अप्सरा। उसके निर्माण में भी इनका योगदान रहा है, ठीक है। और एक और बात कि 1984 में ये श्रीनिवासन साहब न्यूक्लियर पावर बोर्ड के अध्यक्ष बने थे। न्यूक्लियर पावर बोर्ड के अध्यक्ष बने थे। तो मतलब क्या है कि श्रीनिवासन किस फील्ड से थे, तो परमाणु वैज्ञानिक थे। इनकी डेथ कब हुई, मई 2025 में हुई। ये एईसी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यानी एईसी क्या है, परमाणु ऊर्जा आयोग है। और भारत का पहला अनुसंधान रिएक्टर जो अप्सरा है उसके निर्माण में भी इनका अहम योगदान रहा है। 1984 में न्यूक्लियर बोर्ड के ये अध्यक्ष भी बने थे। चलिए, दुनिया का पहला वाणिज्य ई मेथनॉल संयंत्र की स्थापना किस देश में की गई है, डेनमार्क में की गई है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, कोपेनहेगन, याद रखेंगे डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन। और दुनिया का पहला वाणिज्य ई मेथनॉल संयंत्र की स्थापना डेनमार्क में किया गया, ये बात आप लोग जान ही रहे। और सब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अब इससे निकल के क्वेश्चन क्या आ रहा है कि ये जो परियोजना था इसका जो शुभारंभ था यूरोपियन एनर्जी तथा जापान की मित्सुई द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। यानी इस परियोजना का जो शुभ आरंभ था वो यूरोपियन एनर्जी और जापान का जो मित्सुई, इन दोनों के मतलब संयुक्त रूप से इन दोनों के द्वारा किया गया था। क्लियर है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि मेथनॉल उत्पादन के माध्यम से समुद्री परिवहन के लिए, यानी समुद्र में जो हम लोग परिवहन करते हैं, तो मेथनॉल उत्पादन के माध्यम से समुद्री परिवहन के लिए कम कार्बन ईंधन उपलब्ध कराना। मतलब कि कम कार्बन ईंधन उपलब्ध कराना। पिछले क्लास में हम लोग ब्लू कार्बन के बारे में पढ़े थे कि वहाँ काफ़ी तेजी से उत्सर्जित हो रहा है। तो इसका टारगेट यही है कि मेथनॉल उत्पादन के माध्यम से समुद्री परिवहन के लिए हम कम कार्बन ईंधन उपलब्ध कराना है। और 2050 तक आईएमओ के कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य को समर्थन देना है। कि मतलब कि 2050 तक कार्बन न्यूट्रल के लक्ष्य को हमको समर्थन देना है। क्लियर है। आगे, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने, यानी BR गवई ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। और भारत के मुख्य न्यायाधीश पर विराजमान होने वाले वो कौन से क्रम के बने हैं, तो 52 बने हैं, 52वां है। और 51वां कौन था, ये क्वेश्चन पूछ देता है तो संजीव खन्ना पूछ सकता है। ये नहीं कि करंट सिर्फ पढ़ के चलो, 51वां भी पूछ सकता है कि कौन थे, संजीव खन्ना थे। और वर्तमान में पूछे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जजेज हैं, तो आपको बताएं 33 जजेज सुप्रीम कोर्ट के अंदर वर्तमान में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक जनता की कहानी के लेखक कौन थे। जनता की कहानी, बंडारू दत्तात्रेय जो हैं वो जनता की कहानी पुस्तक के लेखक है। और बंडारू दत्तात्रेय हैं कौन, ये हरियाणा के राज्यपाल, ठीक है, ये थे। और जिस समय इन्होंने किताब का विमोचन किया था, किससे करवाया था, तो जगदीप धनखड़ से, इन्हीं से किताब का विमोचन करवाया। देखो ऑप्शन में रहता है, ऑप्शन में मिलेगा तुमको। प्रसिद्ध पुस्तक जनता की कहानी के लेखक बंडारू दत्तात्रेय थे, हरियाणा के राज्यपाल। और जिस समय किताब का विमोचन हुआ था, किसके द्वारा कराया गया था, जगदीप धनखड़ जी के द्वारा कराया गया था, जो कि उपराष्ट्रपति पहले थे। स्वास्थ्य रीजन से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। और किस आर्टिकल के तहत दिया था, ये भी आप लोग को बताया था पिछले क्लास में, 67A के तहत दिया था। और इस पुस्तक में क्या है भाई, किस चीज़ का पुस्तक, जनता की कहानी है। जनता की कहानी आप लोग समझ ही सकते हो क्या है, मतलब जन सेवा, सामाजिक कल्याण, राजनीतिक सौहार्द और श्रद्धांजलियाँ, इन सब चीज़ों का उल्लेख किया गया। चलिए, इतना जानना था। आप जान गए कि चलिए बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा किताब लिखा गया था, हरियाणा के राज्यपाल थे, जगदीप धनखड़ इसका विमोचन किया था, बात खत्म। म्यांमार में आए भूकंप से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए भारत किस ऑपरेशन का शुरुआत किया था, ऑपरेशन ब्रह्मा का शुरुआत किया गया था। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है, तो आदित्य बिड़ला ग्रुप के मालिक कौन है, उनके अध्यक्ष कौन है, कुमार मंगलम बिड़ला। ये किसके अध्यक्ष हैं, आदित्य बिड़ला ग्रुप। और इस पुरस्कार की स्थापना 2022 में हुई थी। ये पुरस्कार की स्थापना 2022 में थी। और फेमस हमारे जो लेजेंड थे लता मंगेशकर जी, उन्हीं के नाम से ये अवार्ड दिया जाता है। और इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। और लता मंगेशकर की स्मृति में इसका नाम रखा गया था। क्लियर, लता मंगेशकर की स्मृति में इसका नाम रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना का नया उपसेना प्रमुख किसे बनाया गया है, पुष्पेंद्र सिंह। भारतीय सेना का नया उपसेना प्रमुख
पुष्पेंद्र सिंह को बनाया गया है, याद रखेंगे, यानी डेप्यूटी आर्मी चीफ की बात हो रही है। क्लियर? पुष्पेंद्र सिंह NS राज सुब्रमणी का स्थान लेंगे। इसके पहले कौन थे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके पहले कौन थे? अभी तो चलिए ये बन गए, इसके पहले कौन थे? NS राज सुब्रमणी का स्थान लेंगे पुष्पेंद्र सिंह। ठीक है, और पुष्पेंद्र सिंह है कौन? इन्होंने 1980 में, इनसे रिलेटेड एक बात जान लीजिए, इन्होंने 1980 में ऑपरेशन पवन, जय बजरंगबली, ऑपरेशन पवन तथा सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। क्लियर है? और भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। हालांकि बताने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप सब जानते हैं 15 जनवरी को मनाया जाता है। चूरा दही खा के टाइट हो गया एकदम। चलिए, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान क्या रहा है? दूसरा रहा है। भारत का स्थान क्या रहा है? दूसरा रहा है। और एक बात याद रखेंगे, 2013-14 के मुकाबले 2024-25 में भारत का मत्स्य उत्पादन जो है वो बहुत बढ़ा है। मतलब कि आप कितना बढ़ा है? 103% बढ़ा है, 103% बढ़ा है। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य उत्पादों में काफी वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई है? 103% की वृद्धि हुई है 2013-14 के मुकाबले 2024-25 में। क्लियर है? हाल ही में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो। देखिए, एक और निधन वाला क्वेश्चन आ गया। इन्होंने कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया? 3 बार। और अपन चाचा नीतीश कुमार 10 बार बन चुके हैं, याद रखेंगे। और मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जिनका निधन हुआ है वो 3 बार रह चुके हैं। शिबू सोरेन का जन्म, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि शिबू सोरेन का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ? तो 1944 में हुआ था, 11 जनवरी 1944 को हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इधर ही अगस्त, 4 अगस्त 2025 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और कहाँ हुई थी? दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में थी। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा नहीं, बस जानकारी के लिए जान लो। ठीक है। और इनको एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि शिबू सोरेन के एक और नाम से जाना जाता है, दिसोम गुरु। दिसोम गुरु के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिसोम गुरु के नाम से कौन पॉपुलर है? तो वो शिबू सोरेन कितनी बार बन चुके हैं? 3 बार वो मुख्यमंत्री पद का शपथ ले चुके हैं। अपन चाचा, चलिए हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया कि जब कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस घटक का विचलन अधिकतम होता है? तो चलिए, इसका आंसर तो ऐसे हो जाएगा बैगनी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम लोग को सिर्फ आंसर नहीं समझना है, कंसेप्ट समझना है क्यों होगा बैगनी। तो एक बहुत प्यारा कंसेप्ट है, उसको हम लोग समझते चलेंगे कि व्हेन व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू द प्रिज्म देन व्हाइट लाइट आर स्कैटर्ड इनटू द 7 कलर। और वो 7 कलर कौन होता है? विबजियोर होता है। क्लियर है? अब इसको हम समझते हैं। पहले तो कंसेप्चुअल समझते हैं, फिर ठेठ में भी समझाएंगे, आप चिंता मत करो, हर एंगल से समझने का प्रयास करें। अब चलिए, जब सपोज करो ये प्रिज्म है, यहाँ वाइट लाइट आया, ये वाइट लाइट है। वाइट लाइट स्कैटर करके 1 2 3 4 5 6 7 में आया। सबसे ज्यादा जो डेविएट किया उसको वायलेट बोल दी, यानी विबजी, और ऐसे ही लिखो VIBGYOR। सबसे ज्यादा डेविएशन किसका देखा? वायलेट का देखा, फिर इंडिगो का, फिर ब्लू का, फिर जी का, ग्रीन का, फिर येलो का, फिर ऑरेंज का, फिर रेड का। रेड देख रहे हैं आप, सबसे ज्यादा इसका डेविएशन नहीं है, एकदम सीधा जा रहा है। इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा था, वेवलेंथ को डिनोट करते लैम्बडा से। इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, और वायलेट का एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसका डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। रेड का एनर्जी कम होता है, याद रखेंगे। रेड का, यानी ऊपर से नीचे, रेड का एनर्जी जो होगा वो कम होगा, रेड का जो वेवलेंथ होगा वो ज्यादा होगा। सिमिलरली वायलेट में जब आएंगे तो वायलेट की जो एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, और इसीलिए वेवलेंथ जो होगा वो कम होगा। अब ये तो फिजिक्स के भाषा में समझ गए कि चलिए हाँ। और वैसे ही वायलेट है,
वायलेट का एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर इंडिगो का उससे कम, फिर ब्लू का उससे कम, फिर ग्रीन का उससे कम, फिर येलो का उससे कम, फिर ऑरेंज का उससे कम और रेड का सबसे कम। और वेवलेंथ में आएंगे तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट सबसे वेवलेंथ के बारे में आएंगे। वेवलेंथ ऊपर से नीचे डिक्रीज होगा और एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, नीचे से ऊपर डिक्रीज होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा हुआ क्यों? अब एक बात देखो, ठंड के महीने में आप देखते होगे कि फॉग लाइट जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा है ना, दूर से ही दिखाई देगा। और रेड तो सबसे ज़्यादा इसलिए, जितना भी खतरा का निशान, टावर पे, हर जगह जो भी अलर्ट का होता है रेड, ताकि दूर से ही हमको दिखाई दे सके। तो ये पूछा क्वेश्चन में कि सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका होगा, तो वो वायलेट का होगा। ये बात तो हम लोग जान गए कि होगा वायलेट का। लेकिन अब एक और एग्जाम्पल्स आप समझ लो इस सवाल को, कि जैसे सपोज एक लड़का है, एक लड़का है, मान लो रामू है, और एक लड़का है कोई भी संतोष है। अब सपोज ये जो संतोष है ना, इसका बहुत सर्किल है, बहुत ज़्यादा सर्किल है इसका, बहुत जान पहचान है इसका। तो ये संतोष जो है, अगर इसको इसकी माँ बोलेगी कि बेटा जाइए एक किलो चीनी लेके आइए, तो ये बेटा निकलेगा यहाँ से और निकलेगा यहाँ जाएगा गली पे, फिर इसको कोई भेटा गया, क्या संतोष भाई कहाँ थे, दिखिए नहीं रहता, आ रहे तो यहाँ ही 10 मिनट बतियाएगा, फिर बोलेगा अच्छा ठीक है चीनी लेने जा रहे हैं, निकलते हैं, फिर यहाँ आएगा, फिर बोलेगा कि संतोष भाई क्या आप तो दिखिए नहीं रहे महाराज, कल आपको बोले, फिर यहाँ पे 10 मिनट बतियाएगा, फिर ऐसे करते करते कर चीनी का दुकान पे ये पहुंचेगा, इतना डेविएशन के बाद। इसलिए वायलेट कलर देखो, एनर्जी ज़्यादा, डेविएशन ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा, डेविएशन ज़्यादा, यानी इसका खूब सर्किल है। तो इसको और कोई काम भेजा गया तो चीनी लाने में करा 1 घंटा समय लग गया। रामू जो है ये इंट्रोवर्ट बच्चा है, रामू इंट्रोवर्ट बच्चा है, रामू क्या है, इंट्रोवर्ट बच्चा है, यानी ना एक जान पहचान नहीं है, बहुत शर्मिला लड़का है, एकरा कोई जान पहचान। मम्मी बोली कि बेटा जा, तो रामू चीनी लिया हुआ, रामू गया 60 से पहुंच गया, 5 मिनट के अंदर चीनी ला के दे दी। यानी रामू का एनर्जी नहीं था, रामू का ज़्यादा सर्कल नहीं था, तो इसलिए एकदम गया, वेवलेंथ इसका अच्छा था, गया आ गया वापस। जिसका एनर्जी ज़्यादा रहेगा वो डेविएट करेगा ही। देख लीजिए संतोष भाई का कितना जान पहचान है, एनर्जी ज़्यादा ही डेविएट कर रहे हैं, रास्ते पहले रुकाइत पराइत मिलते जुलते गाड़ी स्टार्ट किए, गाड़ी रोक रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है, सब कुछ बतियाते जा रहे हैं। रामू को कोई जान पहचान नहीं, सीधे गया चीनी लेके आ गया। तो रामू है रेड कलर, रामू रेड कलर है, और संतोष भाई हमारे वायलेट हैं, कि इनका एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत डेविएशन है इनके जीवन में। समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर है? चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़। चलिए अगला क्वेश्चन है, भौतिकी की कौन सी शाखा विराम अवस्था में द्रव्यों के गुण से संबंधित है? अब अगर आप सपोज थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाओगे तो इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसका आंसर होगा हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, जानते ही हो। स्टैटिक मतलब स्थिर, तो हो तो गया विराम अवस्था में द्रव, द्रव हो गया हाइड्रो, और विराम अवस्था स्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक, बात खत्म। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो जब कौन सा कथन सत्य और असत्य की बात है तो पहले तो कथन है पढ़ना पड़ेगा ना भैया। कथन पढ़ लेते हैं। प्रतिरोध तापमान से स्वतंत्र होता है, यानी रेसिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर से स्वतंत्र होता है। ये कहाँ से सवाल नहीं है। किसी चालक के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा ना। प्रतिरोध का एसआई मात्र ओम होता है, ये वो सही है कि रेसिस्टेंट का जो एसआई यूनिट होता है वो ओम होता है। टेम्परेचर पे वो स्वतंत्र नहीं होता, वो डिपेंड करता है रेसिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है आप ध्यान रखोगे, टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा। क्लियर है? टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर का जो वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्लियर है? ओके। और क्रॉस सेक्शन एरिया पे इनवर्सली डिपेंड होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? ऑप्शन देखेंगे। चुंबकीय प्रेरणा की दिशा का पता करने के लिए, ध्वनि की दिशा का पता करने के लिए, प्रकाश की दिशा का पता, धारा की दिशा पता करने के लिए। इसका सही आंसर होगा धारा की दिशा। गैल्वेनोमीटर है क्या? गैल्वेनोमीटर एक उपकरण है जो कि 100 mA के कम के सर्किट में बहुत छोटी धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है। कितना? 100 mA कि कम से सर्किट में बहुत छोटी धारा का उपस्थित का पता लगा सकता है। आम मीटर का प्रयोग क्या किया जाता है? विद्युत धारा नापने के लिए। क्वेश्चन याद रखेंगे। आम मीटर विद्युत धारा यानी करंट को मापते हैं आम मीटर से। क्लियर है? क्लियर है? ओके। और वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं? विभवांतर नापते हैं। ठीक है। और ओम मीटर से रेसिस्टेंस नापते हैं, यानी
आपको प्रतिरोध। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके डिजाइन के लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो पनडुब्बी किया जाता है, बच्चा बच्चा जानता है यार, ये कोई उतना नहीं है कि आर्किमिडीज बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। हालांकि आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए तो एक टर्म याद रख सकते हो बस, जहां पे भी उत्प्लवन बल है, तरल का घनत्व है रो, और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है जी। क्लियर है? और वी इसका क्या है? आयतन यानी वॉल्यूम है। चलिए अब ठोस से गैसीय माध्यम में जाने पर ध्वनि की गति का क्या होता है? ठोस से गैसीय माध्यम में जाने पर ध्वनि का क्या होता है? घटता है। याद रखना, साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा होगा सॉलिड में, ओकरा बाद लिक्विड में, और सबसे कम गैस में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। गैस मतलब एयर। एक ऊंची छलांग लगाने वाली ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है, वो काहला दौड़ता है? भाई सिंपल सा था, बॉलर है। मैंने ऊंचा छलांग लगाना, सपोज कोई जिम्नास्ट हो गया, बॉलर हो गया, कुछ भी हो गया, ऊंचा छलांग लगाने से पहले से कुछ दौड़ता है। क्यों? क्योंकि वो इनर्शिया ऑफ मोशन को दिखाना चाहता है। इनर्शिया मतलब जड़त्व, जड़त्व को ही इनर्शिया कहते हैं। और इनर्शिया का ये होता है कि अगर आप मोशन में रहते हो तो आप मोशन में ही रहना चाहते हो, अगर आप रेस्ट में रहते हो तो आप रेस्ट में ही रहना चाहते हो। जैसे सपोज आप रेस्ट में हो, आप बाइक पे, आपका दोस्त आपको बिठा के ले जा रहा है, तो जैसे ही बाइक वो पहले नंबर गियर में जब बाइक को उखाड़ा तो फिर क्या होगा? आप जो है पीछे की तरफ जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी रेस्ट में पहले से था और बाइक तो अचानक से मोशन में आ गया, लेकिन आपका बॉडी रेस्ट में रहना चाह रहा है, इसलिए आप पीछे की तरफ गए। लेकिन अब दूसरा कंडीशन देख लो कि जब आप कारवार से ट्रैवल कर रहे होते हैं, बाइक किसी चीज से ट्रैवल कर रहे होते हो और गाड़ी आपकी खूब दनादन स्पीड जा रही है, 100 110 120 भगा रहे हो आप, और उसके बाद क्या हुआ कि आप अचानक से ब्रेक अप्लाई किए। ब्रेक अप्लाई किए तो इसलिए क्या, सीट बेल्ट पहन के रखो बेटा, नहीं तो सीधा रोड पे निकल के आओगे। तो ब्रेक अप्लाई किए, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद क्या हुआ? आप आगे की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि गाड़ी जब 110 की रफ्तार चल रही थी तो आपका बॉडी भी मोशन में आ गया था। आपका बॉडी यानी आप भी, आपकी स्पीड भी 110 किलोमीटर पर आवर थी। तो जब आपकी स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर थी, आप मोशन में थे, तो गाड़ी का तो ब्रेक लग गया, एक्सटर्नल फोर्स लगा के गाड़ी को तो रोक दिया हम, लेकिन हमारा बॉडी मोशन में रहना चाह रहा है, इसलिए इस बार आप आगे जा रहे हो। और जब दूसरी तरफ जब गाड़ी आपका स्टार्ट हो रहा था, आपका दोस्त आपको ले जा रहा था, उसमें आप पीछे जा रहे थे, क्योंकि आप रेस्ट में थे और आपका बॉडी रेस्ट में रहना चाह रहा था। गाड़ी तो एक्सटर्नल फोर्स से उसको हम मोशन में ला दी, लेकिन आपका बॉडी रेस्ट में रहना चाह रहा था। तो इसीलिए ऊंची छलांग लगाने वाले लोग जब ऊंची छलांग लगाने के पहले कुछ दौड़ते हैं, वो क्यों? क्योंकि वो इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा गति। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक कौन से है? बस परमाणु हथियार बनाने के लिए अगर हम जो होते हैं सबसे कौन सा है? यूरेनियम और प्लूटोनियम। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। और कौन यूरेनियम कौन सा? ये पूछ सकता है। यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 याद रखेंगे। यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। क्लियर है? ओके। अब अगला क्वेश्चन। सहसंयोजक बंधन में दो परमाणुओं के बीच बंधों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? कोवैलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, क्या हो सकती है? 3। बात खत्म। चलिए अब सहसंयोजक बंधन में के भी प्रकार हैं। अगर एकल होगा, एकल का एग्जांपल देख लो, H2। अगर द्वि सहसंयोजक है तो ऑक्सीजन O2, और ट्रिपल है तो N2। बातें खत्म है। चलिए अगला क्वेश्चन है 57 के बाद हम लोग आएंगे 58 क्वेश्चन नंबर पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 58 क्वेश्चन, जो कि कह रहा है धातुओं के संबंध में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी मेटल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला पढ़ते हैं। सामान्यतः यानी जनरली जो मेटल होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। गलत, यही सही नहीं है। पहला ये मिल गया, मतलब ऑप्शन तो सही होगा लेकिन ये पॉइंट सही नहीं है। अगला पढ़ लेते हैं। धातुओं को आवर्त सरणी में बाईं ओर रखा गया, यानी पीरियोडिक टेबल में इसको बाईं ओर रखा गया, ठीक है। धातुएं बंध निर्माण के दौरान धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते, ऑब्वियस बात है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, बिल्कुल सही है। मेटल यानी धातुएं बंध निर्माण के दौरान धातु इलेक्ट्रॉनों त्यागने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है, दोनों तो वही है, दोनों ऑप्शन सी डी तो सही है, एक ही है। भी सही है क्योंकि पीरियोडिक टेबल में बाईं ओर रखा गया। हाँ, धातु जो है अम्लीय नहीं यानी एसिडिक नहीं, बेसिक ऑक्साइड बनाती है, यानी क्षारीय बनाती है। याद रखेंगे, ये अम्लीय नहीं बनाती है, ये क्षारीय बनाती है। क्या बनाती है? क्षारीय। क्षारीय यानी बेसिक। क्लियर है? बेसिक बनाएगी, क्षारीय बनाएगी।
तो ये पॉइंट गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब किसी अम्ल की किसी यानी एसिड की किसी क्षारक के साथ यानी बेस के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो नमक यानी लवण, नमक और पानी, जल निकलता है। जब किसी एसिड का बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो नमक और पानी बनाया जाता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लेंगे। इसको बोलते हैं संयोजन उदासीकरण, न्यूट्रल उदासीकरण। क्लियर है? क्लियर है? ठीक। अब जैसे एक बात बताओ कैसे होता है। अब एक एग्जांपल देते हैं। पानी देख लो बाबू, पानी को जब हम ब्रेक करते हैं तो H+ और OH- में ब्रेक होता है कि नहीं? ठीक बात। अब H+ क्या है? एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है। OH- क्या है? बेसिक कैरेक्टर दिखाता है। दोनों मिलकर क्या? न्यूट्रल पानी बन जाता है। बस यही बात तो था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब कौन सा कथन असत्य है, सही नहीं है? ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। आपको आता है वो क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो। तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, मतलब मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक क्वालिटी के होते हैं, और जो नॉन मेटल के होते हैं वो एसिडिक होते हैं। ठीक है, ये तो सही है भाई, असत्य पूछा है ना। हाँ, मेटल के ऑक्साइड अम्लीय है, यही ना गलत हो गया। मेटल का भी तो पढ़े थे बेसिक। चलिए यही गलत है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। और तीसरा भी पढ़ ही लेते हैं कि अधातु यानी नॉन मेटल ऋणात्मक होते हैं, यानी इन पे निगेटिव चार्ज होता है, और जबकि मेटल होते हैं इस पे पॉजिटिव होता है, क्योंकि डोनेट करता है ना इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल तो लेता है, तो जो लेगा उस पर माइनस होगा। कर्जा लीजिएगा तो आप पे माइनस है ना चढ़ेगा, और जो देगा वो प्लस है ना, यानी उसको आगे जाके मिलवे नहीं करेगा। तो वही मेटल जो होते हैं उस पर प्लस चार्ज होते हैं और नॉन मेटल पे माइनस होते हैं। बिल्कुल सही बात है, यानी हमारा ऑप्शन बी जो था वो असत्य था, क्योंकि मेटल जो है वो एसिड का ऑक्साइड नहीं बनाता, वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है। क्लियर? अगला, ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है भाई? टमाटर खाइए दबा के, आह टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। अब ऑक्जेलिक एसिड का जो टमाटर है बड़ा मजेदार, उसमें जो ऑक्जेलिक एसिड है उसका फॉर्मूला क्या है? C2H2O4। C2H2O4 याद रखेंगे। ठीक, अब कुछ पॉइंट देख लीजिए। जैसे सिरका आप लोग जानते हो ना, विनेगर, सिरका में कौन होता है? सिरका में कौन सा होता है? एसिटिक एसिड होता है, याद रखिएगा। एसिटिक एसिड, क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। संतरा जो खाते हो साइट्रिक एसिड होगा, साइट्रिक एसिड होगा किसमें? संतरा में। ठीक है, इमली में, अंगूर में, इमली जो खाते हो और अंगूर जो खाते हो, इसमें क्या होगा? टार्ट्रिक एसिड होगा, टार्ट्रिक एसिड। संतरा देखो उतना खट्टा नहीं होता है, इमली थोड़ा ज्यादा खट्टा होता है, तो टार्ट्रिक। और खट्टा दूध और दही आया तो लैक्टिक एसिड, खट्टा दूध भी लैक्टिक एसिड, याद रखना है। दूध लेकिन कैसा? खट्टा। और उसके बाद दही, दोनों में क्या होगा? लैक्टिक एसिड होगा। ठीक है, नींबू में वही फिर से संतरा वाला ही साइट्रिक एसिड, नींबू में भी होगा। क्लियर है? और सेब में, ये क्वेश्चन है, सेब में, एप्पल में फॉलिक एसिड होता है। क्लियर है? चलिए अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक कार्बन परमाणु के साथ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों बना सकता है? कौन है भाई जो कार्बन के साथ डबल और सिंगल बॉन्ड दोनों बना सकता है? तो वही जो आपके हमारे लिए जरूरी है, जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। तो भाई ओ, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है जिसमें कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड भी बना सकता है ना। तो मतलब क्या बनाता है? CO2 आ गया ना। कार्बन के साथ दोहरा बंध बना दिया CO2, और जब ये अकेले बनाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO बनाता है। एग्जांपल समझ गए? चलिए आगे। निम्नलिखित में से किस यौगिक को निर्जलन अभिकर्मक कहा जाता है? किसको कहा जाता है भाई? तो सिंपल है, सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। यह क्या है? ये एक ऐसा पदार्थ है जो सामग्री से पानी को हटा देता है या सुखा देता है, जो बोलिए।
इसलिए इसका नाम है निर्जलन। निर्जल 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 यानी पानी हटा देना बिना पानी के। तो कौन हटाएगा? तो सल्फ्यूरिक एसिड हटाएगा, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। इसका काम ही होता है कि ये क्या करता है कि सामग्री से पानी को सुखाता है, इसलिए इसको निर्जलन कहते हैं। नाम से भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बालों का मुख्य संरचनात्मक होता है? केराटिन प्रोटीन। बचपन से जानते हैं। अगर नौ विश्वास है कि बाल में केराटिन प्रोटीन होता है तो एक काम करना, अपने बाल को लेना अपना ही, ना तो दूसर के लोगे तो मार खा जाओगे। अपने बाल को लेकर थोड़ा जलाना, जब बर्न करोगे तो उसमें एक स्मेल आएगा। वो क्यों आ रहा है? ड्यू टू प्रोटीन आ रहा है। कौन सा प्रोटीन है? केराटिन है। क्लियर? ठीक बात। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? स्टार्च होता है भैया, स्टार्च। और क्या है? और स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है? याद रखना, C6H10O5 और N नंबर के साथ। ठीक है, बात खत्म। इसको बोलते हैं क्या? होमोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, और अल्फा डी ग्लूकोज का ये बहुलक है। क्लियर है? क्लियर है? अब इसे में ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन अगर आपसे पूछ दे तो ग्लाइकोजेन क्या होता है? ग्लाइकोजेन जो होता है वो, उसका फॉर्मूला पहले जान लो फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। C24H42O21। ये जो होता है ये ग्लूकोज का संग्रहित रूप है। ग्लाइकोजेन ग्लूकोज का संग्रहित रूप है और ये बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ठीक है, और ये जंतु और कवक में पाया जाता है। अब अगला आ जाओ सुक्रोज। सुक्रोज का क्या है? C12H22O11। ये क्या है? एक डाइसैकराइड है। ये क्या है? डाइसैकराइड है जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। ग्लाइकोजेन का हम लोग क्या देखे थे? ग्लाइकोजेन का देखे थे कि ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है और जंतु और कवक में पाया जाता है। ग्लूकोज का एक संग्रहित रूप है। और सुक्रोज क्या है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज तो आप जानिएगा, आइएगा ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, और ये रक्त में यानी ब्लड में पाए जाने वाला प्रमुख शर्करा है। क्लियर है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन अपशिष्ट उत्पादन के रूप में होता है? अब सिंपल बात, किसका होता है भैया? तो आप नहीं जानते हैं। ऑक्सीजन का होता है। तब तो कहता है पेड़ लगाओ ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन देगा। सिंपल है। कार्बन डाइऑक्साइड जब फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण का मतलब हुआ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सूर्य के प्रकाश से और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्योंकि क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ऑक्सीजन और ग्लूकोज में परिवर्तन करता है। और ग्लूकोज का उपयोग पौधा भोजन बनाने के लिए कर लेता है और ऑक्सीजन एक उप उत्पाद है जो कि बाहर छोड़ देता है और हम लोग उसको लेते हैं। क्लियर है? और इसका अगर आपसे पूछा जाए कि इसका इक्वेशन, तो 6CO2 देखो प्लस 6H2O तो बनाएगा क्या? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2। तो ये ग्लूकोज था, पेड़ पौधा बनाने में यूज कर लिया। ये जो O2 था ये हम लोग ले रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है कि बेवकूफ पेड़ लगाओ। समझे? और न लगा सकते हो तो कम से कम काटो मत। तो वह बात है कि बाप दादा का अगर हम जमीन को बढ़ा नहीं सकते हैं तो एटलीस्ट उतना मेंटेन कर ले। तो वही बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सोपोट्रॉफ है? कौन है? तो कुकुड़मुत्ता। कुकुड़मुत्ता जिसको बोलते हैं मशरूम नाम से जानते होगे, हिंदी में इसका नाम कुकुड़मुत्ता है। देखो दोनों लैंग्वेज जानो, हिंदी इंग्लिश दोनों जानो, बाइलिंगुअल रहो, उससे बहुत फायदा होता है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। जब आपके पास क्वेश्चंस आता है तो उस समय कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश का टर्म नहीं समझ आ रहा है तो इंग्लिश देख के हम लोग अच्छा ये कह रहा है, और कई बार ऐसा होता है हिंदी का कुछ इतना ज्यादा कम्प्लेक्स रहता है तो इंग्लिश देख के समझ आए। इसलिए अब दोनों जानना है। मशरूम की एक प्रजाति है, समझ में आया बाबू? चलिए क्लियर है? कुकुरमुत्ता मशरूम एक क्या है? एक सेप्रोट्रॉफ है। क्या है? एक सेप्रोट्रॉफ है, जो कि क्वेश्चन में पूछा था थोड़ा कट गया है। एक सेप्रोट्रॉफ है। क्लियर है? और ये मशरूम कैसे बनता है सब जानते हैं। ठीक है, अब अच्छा एक और बात, कबूतर के बारे में जाना होगा। वो क्या क्या खाता है? वो ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस, ऐसे ही मन में आया, पूछ लिया। चलिए अगला क्वेश्चन। गाजर में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है और गाजर खाने से बच्चों को क्या लाभ मिलता है? भाई आंख ठीक होता है। अब आंख वाला जो भी देख लो ऑप्शन वो हो जाएगा, या बच्चे की नेत्र दृष्टि, डी ऑप्शन। ठीक बात, हाँ आंख ठीक करेगा। गाजर खाइए खूब, आंख ठीक होगा। और आजकल के डिजिटल युग में आप अगर फोन वोन तो देखते ही हो, सब लोग यूज करते हैं। फोन है, डेस्कटॉप है, स्क्रीन पे ही हमारा ज़्यादा टाइम गुजरता है। तो इसलिए आप देख पा रहे होगे कि बच्चे लोगों का जो यंगस्टर में क्या होता है कि दूरी देखने का समस्या आता है। आप एक चीज़ नोटिस किए हो कि जितने भी ट्रक ड्राइवर होते हैं उनको कभी चश्मे में देखे होगे?
प्रोफेशनल ड्राइवर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एमेच्योर, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल। जो प्रोफेशनल ड्राइवर हैं वो कभी चश्मे में नहीं, उनको ग्लास साथ स्पेक्स साथ नहीं देखोगे आप। क्यों नहीं देखोगे? क्योंकि उनके मसल्स का एक्सरसाइज हो रहा होता है, वो कभी दाएं कभी बाएं कभी ऊपर कभी नीचे, चारों तरफ अटेंटिव रहते, देख रहे होते, उनके आंख के मसल्स का एक्सरसाइज होता है, इसलिए वो टाइट रहता है और सब कुछ सही रहता है। और हम लोग का यानी यंगस्टर लोगों का दूर का नज़र खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो दूर देखते ही नहीं। क्लास में बैठ रहे हो, क्लासरूम में 10x10 के कमरे में हो, आगे बैठ रहे हो, बोर्ड देख रहे हो, रूम में सो रहे हो तो छत 10 बस ऊपर में देख रहे हो, सामने मोबाइल देख रहे हो। तो आपका हैबिट क्या है? नजदीके देखने का हैबिट है आपका। तो जब नजदीक देखें तो वो तो ठीक है रहेगा, दूर वाला देखे नहीं रहे तो खराब हो ही गया। और ड्राइवर लोग होते हैं उनका मसल का एक्सरसाइज करते हैं। जिम में जाते हो, मसल का एक्सरसाइज, मसल टाइट होता है तो क्या होता है तुम्हारा बॉडी में, उसी तरह आंख के मसल को भी टाइट करना है तो कैसे होगा? अपनी पुतलियों को घुमा घुमा के कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो इसलिए ड्राइवर लोग का आंख खराब नहीं होता है जी। एक्स्ट्रा बता दें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रोग त्वचा रंजकता के विकास से प्रभावित करता है? अब तो इसका होगा सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्लियर है? क्लियर है? सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। चलिए अब आते हैं, किसी व्यक्ति का लिंग निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? मतलब कि किसी भी आदमी का जो सेक्स डिटरमाइन करते हैं, मेल होगा फीमेल होगा, वो किसके द्वारा होता है भैया? हाँ, किसके द्वारा होता है? तो वो गुणसूत्र यानी शुक्राणु में मौजूद जो गुणसूत्र होते हैं उन्हीं के द्वारा होता है। चलिए XY, X अगर आ गया, अब एक चीज याद रखना, मेल है ये फीमेल है, मेल का क्या है XY, फीमेल का क्या है XX। जब दोनों रिप्रोडक्शन करेंगे, जो इनके द्वारा जो इनका फ्यूजन होगा, तो इसमें क्या होगा कि देखना, फीमेल का तो दोनों ही सूरत में, या ये वाला आई निकल गया या ये वाला निकल गया, X ही आएगा। मेल का अगर X आ गया तो लड़की हो गई, गर्ल। लेकिन अगर किसी केस में मेल का Y आ गया, इसका तो किसी भी केस में X ही आना है, तो XY क्या बना दिया? बॉय बना दिया। तो यानी एक फैक्टर जो गांव घर में हमेशा ये बोला जाता है, मिथ है कि नहीं ये लड़की है, इसको खाली लड़की होता है। नहीं, आपके लड़की में दोष नहीं है, लड़के में दोष है। क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन की जो क्राइटेरिया होती है वो लड़का फुलफिल करता है, मेल फुलफिल करता है ना। आपके बेटे प्रॉब्लम है और किसी के घर के आई लड़की जो है उसके अंदर कमी नहीं है, वो उसके अंदर तो XX है। तो ये कौन जानेगा? पढ़ा लिखल ना, अब सब लिखल पढ़ा ले कैसे जानेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रजनन करने के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है? कौन करता है बीजाणुओं का उपयोग? फॉन्स करता है। कल भी एक क्वेश्चन आया था, फॉन्स करता है। चलिए, सिल्डेन एंड स्वान द्वारा कोशिका थ्योरी यानी सेल थ्योरी जो दिया था किस जीव पर लागू नहीं होता है? तो सिल्डेन एंड स्वान, देखो तो भाई वो तो लिविंग है ना, वायरस पे थोड़े लागू होगा। वायरस तो लिविंग भी नहीं होता, ना उसको लिविंग कह सकते ना नॉन लिविंग कह सकते। आई जो सेल के बारे में जो सेल थ्योरी दी है सिल्डेन एंड स्वान, ये तो जानवर पे, कवक के सवाल सब पे तो हो गई। क्लियर है? और एक और इंपॉर्टेंट बात, सेल का डिस्कवर कब हुआ था? 1665 में। कौन किया था? रॉबर्ट हुक, सब जानता होगा, रॉबर्ट हुक। और वायरस का खोज, ये जब ये क्वेश्चन आ गया वायरस, इसका खोज कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है, ये 1892 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? दिमित्री इवानोवस्की, याद रखेंगे, दिमित्री इवानोवस्की। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम विषाक्त नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट है? कौन है? तो यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड एक उत्सर्जी उत्पाद है जिसके लिए न्यूनतम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, याद रखेंगे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित में से किनकी अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति की गठना हुई थी? स्वतंत्रता के पश्चात, याद रखेंगे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नई शिक्षा नीति 2020 को भारत सरकार द्वारा कब घोषित किया गया था? अब तो ये एक तो बात है कि 20 है, तो 20 देख रहे हो सब ऑप्शन में, मेन तुमसे डेट पूछा है कि कब किया गया था, तो वो जुलाई का महीना था, 29 जुलाई 2020, ऑप्शन बी सही होगा। और नई शिक्षा नीति यानी नया जो एजुकेशन पॉलिसी है वो, अब इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट जान लो, आज का अंतिम ही क्वेश्चन है। 1986 में जब शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति का पहला नया परिवर्तन था,
1986 के बाद ये पहला था। इसमें क्या हुआ था कि 1986 ईस्वी में जारी हुआ था नया शिक्षा नीति, उसके बाद 2020 में हुआ है, उसके बाद 2020 में हुआ है। ठीक, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत किसको अपनाया जाएगा? 5+3+3+4 को अपनाया जाएगा। वो आपको जानने के लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, आप बस इतना फोकस करो कि पहली बार 1986 में हुआ था, उसके बाद दूसरी बार जो हुआ नई शिक्षा नीति जो आई 2020 में आई। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में शिक्षा को वैश्विक स्तर पे ले जाना। क्लियर है? क्लियर है? और ये 1986 की शिक्षा नीति का स्थान लिया है। चलिए, हर हर महादेव।